हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम वैभव एंड आज की क्लास में हम सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इस आज की क्लास में ये टॉपिक हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन कौन कर सकता है, यानी किस पर्सन या अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पहली हम बात करते हैं पुलिस। क्या पुलिस के पास पावर है? सबको पता है, हाँ। सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च होएगी और 156 में उनके पास पावर है। फिर बात आती है क्या कोई इंडिविजुअल एफआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है? तो यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली बच्चों को लगता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास ही पावर है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। बट सेक्शन 2 क्लॉज एच में बता रखा है कि मजिस्ट्रेट अगर किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन को पावर दे देती है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो उनके पास भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। फिर बात आती है क्या कोई मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल की पावर है। अब बात आती है क्या कंप्लेन, अगर कोई इंडिविजुअल जाके कोर्ट में कंप्लेन करता है मजिस्ट्रेट के सामने, क्या उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? तो आंसर है जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन तब भी हो सकती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा है अगर एफआईआर लॉन्च होती है या अगर कंप्लेंट फाइल होती है। हम सबको पता है एफआईआर कौन से सेक्शन में लॉन्च होती है, 154, और कंप्लेंट सेक्शन 200। ठीक, अगर 154 में एफआईआर लॉन्च हो गई तो इन्वेस्टिगेशन कहां पे स्टार्ट होगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी सेक्शन 156। एंड अगर कंप्लेंट लॉन्च हो गई 200 में तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी 202 में। अब जो ये टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये 156 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 202 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इन दोनों इन्वेस्टिगेशन में नेचर सेम है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या नेचर इन दोनों सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन का सेम है या अलग है? द आंसर इज अलग। क्यों? क्योंकि जो 156 में इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए हो रही है कि एक्यूज के अगेंस्ट हम क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो 156 में जाएगी। बट जो 202 में इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए नहीं हो रही है। उसका पर्पस है सिर्फ ये जानना, ये डिटरमाइन करना कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है क्या वो सही है या गलत। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है सही और गलत का पता करना, जिससे कोर्ट को मदद मिल सके कि जो कंप्लेन है बोकस है या वैलिड है। आई होप समझ में आया होगा। अब इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केस में स्टार्ट होती है तो नॉन कॉग्निजेबल में भी स्टार्ट हो सकती है। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही इन्वेस्टिगेशन होती है। नहीं, दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। पहला 2C, सेक्शन 26 में 2C में डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल केस, कि कॉग्निजेबल केसेस होते क्या हैं। तो कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जो किसी पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दे देता है कि पर्सन को विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल केस डिफाइंड किया गया है 2L में, और इसका मतलब होता है वो केसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर ले मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना। आई होप कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्लियर हुआ होगा। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उस वो हम डील करेंगे सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग, और अगर जो कॉग्निजेबल केस है वो 154, यानी कि 154 में एफआईआर लॉन्च होएगी। यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है वो पुलिस स्टेशन जाएगा, 154 में अपनी एफआईआर लॉन्च कराएगा, और अगर पुलिस को लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस 156 में प्रोसीड करेगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निजेबल केस है और पुलिस के पास पावर है कि मजिस्ट्रेट के बिना, यानी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। वही बात हम नॉन कॉग्निजेबल केस की करें तो 155 में पर्सन जाएगा, अपनी कंप्लेन या इंफॉर्मेशन देगा पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर क्या करेगी? उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी और
इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन तभी करेगी जब मजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा। अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 154 की तरफ हम चल रहे हैं, जिसमें बताया गया है एफआईआर कब लॉन्च हो सकती है। क्लॉज 1, every information relating to the commission of cognizable offense if given orally to the officer in charge of पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर का अगर इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है, किसको? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी जो एसएचओ है। अगर एसएचओ के पास जाकर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो मौखिक तौर पर, तो एसएचओ क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को लिखित में लिख लेगा और लिखित में लिखने के बाद एक मिनट, आई एम सॉरी, लिखित में लिखेगा और लिखने के बाद उसको पढ़ के सुनाएगा इंफॉर्मेंट को। पढ़ के क्यों सुनाएगा? कि जो मैं आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी है और जो मैंने लिखा है क्या वो बिल्कुल सही है? और एवरी सच इंफॉर्मेशन जब, और ये जो इंफॉर्मेशन जब वो लिखित में लिख लेगा तो साइन कराएगा किसके? जिसने इंफॉर्मेशन दी है। ठीक? एंड सब्सटेंस शैल बी एंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट। जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो एक पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर होता है, उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो ऑफिशियल रजिस्टर होता है। राइट? अब आगे चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा आई गेस। अब प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बात करता है जब भी किसी प्रोविजन में प्रोवाइडेड आ जाता है, इट मींस वो अब एक्सेप्शन की बात कर रहा है। तो अभी हमने क्लॉज 1 में क्या पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन एसएचओ को देंगे और एसएचओ उसको रिकॉर्ड करके आपको सुनाएगा, और जब इंफॉर्मेंट बोलेगा हाँ यही इंफॉर्मेशन थी, तो इंफॉर्मेंट के उस पर सिग्नेचर ले लेगा। प्रोवाइडेड क्या बोलता है? प्रोवाइडेड बोलता है इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन। अगर कोई ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं जो वुमेन के अगेंस्ट हुए हैं, उसको छेड़ा है, उसके साथ रेप हुआ है या 509 में गए हैं, अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, ये पर्टिकुलर ये सेक्शंस दे रखे हैं, 326 है, 326 बी, 354, ऐसे ये सेक्शंस हैं जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस किए जाते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन देने वाला जो पर्सन है वो वुमेन है, तो प्रोवाइडेड में लिखा है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर। क्लॉज 1 में तो था एसएचओ, बट प्रोवाइडेड एक एक्सेप्शन की बात करता है, तो एक्सेप्शन आ गया कि अब उसको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगा। सेकंड प्रोवाइडेड बात करता है कि अगेन ये जो ऑफेंसेस हमने पढ़े थे अभी प्रोवाइडेड में, जो ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट हुए हैं, अगर जो वुमेन है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो गई, परेशान हो गई, वो पुलिस स्टेशन आके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, तो अब पुलिस ऑफिसर्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके घर पर जाएं, उसके रेसिडेंस पे जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें। बी क्या बोलता है? द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। जो हमने दो प्रोवाइडेड में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते समय वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शैल बी, मैंडेटरी है। सी में क्या लिखा है? द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय जेएम अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ 164। यहाँ पे बात करी गई सेक्शन नंबर 164। 164 बात करता है जब मजिस्ट्रेट या तो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उस सेक्शन की बात करी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर मजिस्ट्रेट कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्ड करते हुए मजिस्ट्रेट जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेगा, तो वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो एविडेंस हो गया है और उस एविडेंस को मजिस्ट्रेट पुलिस को दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो मजिस्ट्रेट ने सब्सटेंस रिकॉर्ड करे हैं, जो वुमेन ने अपनी स्टेटमेंट दी है, वो एक एविडेंस की तरह ट्रीट होता है और मजिस्ट्रेट के और पुलिस ऑफिसर्स के पास वो स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। सेकंड बात करता है कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन टू द इंफॉर्मेंट। सेकंड क्लॉज में बात किया गया जो पुलिस ऑफिसर्स ने जो इंफॉर्मेशन लिखी है अपने हाथ से, उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देगा? इंफॉर्मेंट को, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड क्लॉज बात करता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन गए, आपने इंफॉर्मेशन दी एसएचओ को या वुमेन पुलिस ऑफिसर को और उन्होंने मना कर दिया कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो अब क्या होगा? क्या इंफॉर्मेशन लिखी नहीं जाएगी? क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगी? तो इसकी रेमेडी है क्लॉज 3 में। तो क्लॉज 3 बोलता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेके गए और पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया,
तो अब इन्फॉर्मेंट क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन लिखेगा और बाय पोस्ट किसको भेजेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट भेजेगा, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और उसे लगेगा कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगेगा कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा उस ऑफेंस से रिलेटेड, या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कहेगा कि आप अब इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। ये पूरी कहानी थी हमारी सेक्शन नंबर 154 की। अब बात करते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंस हुआ है, मतलब जिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि आप विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट किसी इंसान को अरेस्ट कर लें, तब क्या करेंगे। तो क्लॉज 1 में लिखा है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, ही शैल एंटर द कॉज और टू बी एंटर द सब्सटेंस इंफॉर्मेशन। इसमें बोला गया क्लॉज 1 में, अगर कोई इंफॉर्मेशन लेकर जाता है पुलिस स्टेशन यानी एसएचओ के पास और अपनी इंफॉर्मेशन लिखवाता है, तो एसएचओ क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लिख लेगा, और जब उसे लगेगा कि अच्छा ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एसएचओ उस इंसान को जो इंफॉर्मेशन देने आया है, जिसने इंफॉर्मेशन बताई है, वो सीधा लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। ये कौन सा मजिस्ट्रेट है, ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक। सेकंड में लिखा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट, ध्यान से पढ़ना, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में। कब तक, जब तक उसको मजिस्ट्रेट की ऑर्डर ना मिल जाए, जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना कर दे कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, तब तक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। थर्ड में क्या लिखा है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है कि जाओ इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, तो ये थर्ड क्लॉज में लिखा है, पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करते समय कॉग्निजेबल ऑफेंस में होनी चाहिए। यानी कि अगर वो चाहे तो किसी के घर में भी रीजनेबल टाइम में जा सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है, बट नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट। यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उसके पास सारी पावर है, एक पावर छोड़ के, कि वो बस अरेस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन करते हो और सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, जो एक कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर कर सकता है। फोर्थ में लिखा है, वेयर केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल। अब ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि एक केस में एक से ज्यादा अपराध हो जाते हैं, कुछ अपराध कॉग्निजेबल होंगे तो कुछ नॉन कॉग्निजेबल होंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अ, ऐसी सिचुएशन में अगर दो या दो से ज्यादा ऑफेंस होते हैं और उन ऑफेंसेस में से अगर एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल हो गया, तो उस अपराध का नेचर हो जाएगा कॉग्निजेबल। लेट्स सपोज 4 ऑफेंसेस हुए हैं अलग अलग नेचर के, एक था कॉग्निजेबल और 3 थे नॉन कॉग्निजेबल। मेजॉरिटी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की थी, बट उनमें से एक था कॉग्निजेबल। तो अब इन चारों ऑफेंसेस का नेचर हो जाएगा कॉग्निजेबल। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहे मजिस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन या ऑर्डर के बिना इन चारों ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ठीक। अब मुझे लगता है समझ में आया होगा आप लोगों को अब तक। अगर नहीं आया तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर बताना। जाते हुए एक क्वेश्चन है मेरा, ट्राई करना बताने की कमेंट में, नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अगर पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है 155 में, 155 मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और वो भी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बिना, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर भी नहीं दिया और पुलिस ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो क्या वो जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है वो वैलिड है या नहीं। पहला आंसर ये है। दूसरा पार्ट, अगर वैलिड है या नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इन दोनों आंसर्स का आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जो नहीं बता सकते हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को आगे फर्दर लेके चलेंगे। आज तक की वीडियो यहीं, हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।